सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा अब तक मैंने आपको बताया था कि हम कर रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी फिजिक्स टर्म 2 में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आने वाला है वो मैं बताया था कि वो आपके ओनली 4 चैप्टर है। 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका अगर वीडियो आपने देखा नहीं है तो देख लेना। पहला चैप्टर होगा जो कि हमारा होगा अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हमारा रे ऑप्टिक्स, थर्ड होता है हमारा रे ऑप्टिक्स और हमारा फोर्थ टॉपिक होता है सेमी कंडक्टर। तो हमने 3 टॉपिक का कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर पिछला 3 वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा पार्ट है रे ऑप्टिक्स का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। उससे पहला है कि मैं कुछ चीजों को आप यहाँ भी हमारे कुछ और भी हमारे चैनल है जो सिमिलरली पैरेलली वर्क करते हैं, जो कुछ कुछ सिलेबस जो हमारे प्योर कंप्यूटर के लिए है, कुछ हमारे ओनली फिजिक्स के लिए है। यानी हाई लेवल का अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप वहाँ पर जेई और मेंस के लिए या फिर नीट के लिए आप वहाँ पर फिजिक्स के भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो आएगा, वो अभी आपका साइन कन्वेंशन का, यानी आपको साइन कन्वेंशन लिखना होता है जिसको आप बोलते हैं कि कार्तिक के चिन्ह परिपाटी। आपको बात करें तो सबसे पहले बात है कि डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ वर्टेक्स और मिरर। मान लो अगर अगर बात करते हैं एक लेंस को लेकर, ठीक है, एक लेंस को लेकर बात करते हैं तो लेट सपोज कि अगर लाइट इधर से चलती आ रही ना, तो जिधर से लाइट चलती आ रही है उस साइड हमेशा जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इस हम पी से मेजर करते हैं। इस पोल से हम हर डिस्टेंस को मेजर करेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, अब बात है सर अगर इससे पीछे अगर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारा नेगेटिव होगा। और जिधर रे चल रही है, देखो रे किधर चली, ये हमारा रे है, यानी ये हमारी किरण है। तो जिधर चला किरण उसकी दिशा में हर चीज होगा पॉजिटिव, और किरण के जस्ट अपोजिट में जो चलेगा पीछे वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, यानी और सारे डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं? सबसे पहली बात है हम पी से यानी पोल से हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है कि डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, यानी जिधर इंसिडेंट रे चलेगी, यानी जिस साइड इंसिडेंट रे चलेगी उधर हर चीज को डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, यानी पॉजिटिव लेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज होगा, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। ठीक, उसके बाद होता है कि द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, है ना, ऐसे अंडरलाइन भी करना है। ऐसे को देखते चलो, मैं आपको बता रहा हूं ना वो चीज आपको ऐसे एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे अंडरलाइन भी करना है, थोड़ा ये भी सीख लो। ठीक है, तो डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis are positive and distances measured below the principal axis are negative। ठीक है, बात समझ आ गया? ऐसा ही आपको हिंदी में भी इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करा जा रहा है कि दूरियों कहां से नापते हैं। आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे के नीचे दूरियां ऋणात्मक होती है। इसका क्या मतलब है सर? तो इसका मतलब यह है कि सर कि अगर इसके ऊपर कोई भी चीज होगा तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, यानी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन प्रिंसिपल एक्सिस सर? तो ये सब देखो ग्रीन वाला है ना, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और इसके नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये होती है नई चिन्ह परिपाटी। अब बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, है ना, ये आपके हर सेट पूछा गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से लिख लो कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पूछा जाएगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आपने बहुत बड़ा सॉल्व किया होगा, लास्ट टाइम पे आपने ये सब चीज आपको पढ़ा होगा। मैं बता रहा हूँ कि मेन क्वेश्चन ये है स्फेरिकल सरफेस का। कैसे समझना, ये समझ आता होगा कि पहले अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी, ये रे एक इस स्फेरिकल सरफेस पर क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, और फाइनली ये रे जाकर यहाँ पर अपना फाइनल इमेज बनाएगी, यानी यहाँ पर इमेज बनेगा और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या करना है, सब चीज को नोट डाउन करना है कि ओ क्या है, आई क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है, पी हमारा पोल है, सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यू हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल है, वी हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल है, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, बात सब इसके लिए याद है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच एक्चुअल इंसिडेंट रे लाई, यानी कहां से इंसिडेंट रे जा रही है उसको हम म्यू1 से रेट करेंगे। और म्यू2 कहां का मीडियम होगा, यानी म्यू2 वो मीडियम होगा जहां पर लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन लाई कर रही है। ठीक है, बाकी सब कुछ लिखा है। फिर हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं, कौन सा लॉ लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ। तो यहाँ देखिएगा मैंने बताया स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू1 साइन थीटा 1, है ना, म्यू1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन थीटा 2, ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है। यानी थीटा 1 थीटा 2, अगर एंगल थीटा काफी स्मॉल हो तो थीटा को हम साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, यानी
यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर थीटा स्मॉल हो, यानी इफ थीटा वेरी स्मॉल, है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन हम क्या लिख सकते हैं, जब थीटा काफी स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं। उस चीज को मैंने यहाँ पर यूज किया स्नेल लॉ को। उसके बाद थीटा वन क्या है, थीटा टू क्या है, वो बाय ज्योमेट्री आप देख लेना, है ना, इसको मैंने पहले भी समझाया, आपको समझ आता होगा। ठीक है, अगला बात आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पर थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्फा और बीटा के टर्म में, और ये फाइनल हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। बात समझ आ गई। इसके बाद आता है हमारा हिंदी मीडियम के लिए भी सब कुछ रहा सेम, है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ यहाँ पर सेम है, जो मैंने वहां बताया है सेम चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। क्या क्या चीज है यहाँ पर देख लो। ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वी हमारा इमेज का डिस्टेंस है, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लाइट गई ऐसे, इंसिडेंट हुई और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई ऐसे, है ना, दिख रहा होगा। इसका पूरा प्रूफ है, प्रूफ एकदम सिमिलर है, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये रहा सब कुछ यहाँ पर। बात समझ आ गया। अब आते हैं एक बार, इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन कांटेक्ट, है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस इन कांटेक्ट में, ये अगला आपका यहां से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को भी अच्छे से जाना, ये भी आपका सेट में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात की, आपको लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर यूज किया है। पहले हम लेंस ए के लिए बात कर लेंगे, फिर हम बात लेंस बी के लिए कर लेंगे। तो लेंस ए के लिए यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। ठीक है, कैसे वो देख लेना, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ओ पर, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी और पहले ए से पहले ये इमेज कहाँ बनाता, पहले ए से हमारे इमेज यहाँ बनता, है ना, ये I1 पे इमेज बनता, जिसकी डिस्टेंस v1 होती। तो क्या लिखते हैं, 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए का। इस पर क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं दूसरे लेंस बी के लिए। तो बी के लेंस के लिए क्या करेगा, ये जो u1 बना है ना, v1, जो v1 हमारा इमेज था ए के लिए, यही अब हमारा एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, किसके लिए, लेंस बी के लिए। और इसका जो फाइनल इमेज बनाएगा बी, वो बनाएगा आई पर, है ना, यहाँ पर आई पर बनाएगा फाइनल इमेज। इसको लिखेंगे 1/b माइनस 1/u, u किसका, बी लेंस के लिए। तो बी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू 1/f2। दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों के इक्वेशन को ऐड करना, तो इक्वेशन आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम एक सिंगल लेंस के जैसा बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ मान लो 1/f है ना। हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, अगर इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ का अगर कंपेयर करो तो मिलेगा क्या कि 1/f की वैल्यू 1/f1 प्लस 1/f2 होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका प्रूफ। 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत कॉमन है, हर फ्रीक्वेंट एग्जाम में आता है। और जिनको लग रहा है कि सर गेस पेपर क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, तो प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन मिलेगा। कोई 3 4 5 6 ईयर के क्वेश्चन देख लो, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो कोई गेस पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम पे जो पढ़ा है, जो आपका नोट्स है, उसी को पढ़ते रहो, इधर उधर कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, उसी को रिवाइज करो, ताकि जो आपने पढ़ा है वो भी गलती ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा है उस चीज को आप एग्जैक्टली एग्जाम में लिख पाओ। इतना भी लिख लोगे तो ये मैं मानूंगा कि हाँ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है कि पढ़ लेते हैं लेकिन वहां जाकर लिख नहीं पाते हैं, लिख जाते हैं और भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने 3 4 जगह से पढ़ा था। अब आपके माइंड में वो सब क्या होता है, वो सब घोलमोल हो जाता है कि कौन सा याद था कौन सा भूल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, बार बार एक ही आंसर लिखो, चाहे वो मैं बता रहा हूं, चाहे अगर आपके नोट्स में हो। गेस पेपर का आंसर देखने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हो। वैसे सारा क्वेश्चन आपको मैंने मॉडल पेपर में बता दिया है, और इस 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सब कुछ सेम है, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर भी है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इस चीज को देख लेंगे। और ये आपका आई थिंक मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने मॉडल सेट का क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन रखा है, सेम रखा है। मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चेंज नहीं होते हैं, मैं वही सॉल्यूशन रखता हूँ जो मैंने वहां लिखा था मॉडल सेट में, वही सॉल्यूशन यहाँ ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना, लेंस मेकर्स ना, इसको अच्छे से लिख लेना, ये मेकर्स होगा यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, मार्कर नहीं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना, इसको लिखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको, ये क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल लेंस
अगर बनाना चाहते हैं तो इसका लेंस आप कैसे बनाओगे, यानी इसका फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे, इस चीज की वैल्यू। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो हमने लेंस लिया है वो दो डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर का पार्ट है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और इसे फाइनल इमेज यहाँ आई पर बनाएगी। तो कहता है कि इसके लिए हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाल दे। ठीक है, ये पूरा 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 प्रूफ है, आप इसको देख लेना ना। अब मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा मॉडल सीट का सॉल्यूशन देख लो, वहां भी सब कुछ वही लिखा है। हाँ, जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ से सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन लिख लो और वहां पर जाके मॉडल सेट से आंसर चेक कर लेना ना, क्या क्या होता है। कि पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला, हम यूज करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यानी कर्व सरफेस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो मैंने प्रूफ कराया था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसी चीज को हम यूज करते हैं पहले स्फेरिकल सरफेस ए के लिए ना, पहले ए के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो इसको हम एक लिए यूज करेंगे, पहले स्फेरिकल सरफेस एक लिए यूज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वो ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 ना, फॉर सरफेस ए के लिए म्यू एल बाई वी वन माइनस म्यू एम बाई यू इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन। ठीक, इसके बाद हम यूज करेंगे यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो ऊपर फॉर्मूला लिख रहा हो है ना, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे कहां पर, ये यूज करेंगे हम स्फेरिकल सरफेस बी के लिए। बी के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एल अपॉन वी वन इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन आर टू। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर म्यू एल को हमने कॉमन लिया है बाहर, यानी माइनस हमने इसमें से कॉमन लिया है तो बच जाएगा माइनस साइन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, ये टर्म पूरा हमारे पास ऐसे बच जाएगा। फिर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और फाइनल हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर हम एज्यूम करें कि इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, इस प्रकार वी की वैल्यू एफ हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v की जगह 1/f हो जाएगा और 1/u हो जाएगा 0, क्योंकि u कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है। अगर आपने एग्जाम में इस तरीके से भी लिख लिया तो आपके फुल में से फुल मार्क्स है ना, ये प्रॉपर तरह का लिखने का तरीका होता है। बाकी आप इसमें चाहो तो लिख लोगे कि ओज ऑब्जेक्ट आई इमेज है ना, ये लिखना पड़ेगा। R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस ए, R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस बी, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इज फाइनल इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये रहा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने सब कुछ यहाँ पर सेम रखा है, आपको कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करना है। बात समझ आ गई, यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, बात समझ आ गई, तब चीज आपको ऐसा लिखना पड़ेगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो वो भी चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, है ना, ये तो हमारे क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फॉर्मूला हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, यानी प्रिज्म फॉर्मूला हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हम पूरा जो एक्सप्रेशन याद रखते हैं, ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम सरफेस यानी मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला हमसे पूरा पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है हमसे, इसमें कंडीशन पूछी जाती है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है उसमें कंडीशंस क्या क्या होती है। तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाती है 2y माइनस ए, मतलब उस समय I1 और I2 की वैल्यू I के इक्वल होती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है, वो I के इक्वल होता है। दोनों इंटरनल जो R1 और R2 है वो भी इक्वल हो जाता है, वो R के इक्वल होता है। और जो हमारा एंगल A है वो R1 प्लस R2 होता है, जो कि अब यहाँ पर A/2 हो जाता है। बाकी सब वैल्यू रखोगे, इसका प्रूफ मैंने कराया हुआ है मॉडल सेट में, वही चीज यहाँ भी करा हुआ है ना, सेम चीज है। बस ये आपको बताना था कि ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा देख लेना इसको अच्छे से, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो, समझ लो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कि इससे हमसे पूछा जाता है ना कि क्या, हमसे पूछा जाता है कि अगर थिन लेंस काफी स्मॉल हो, है ना, लेंस क्या हो अगर काफी थिन हो, तो ये तो मैंने वही पुराना प्रूफ है ये बता दिया। और ये इसका आपसे पूछा जाता है ग्राफ की एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमसे ग्राफ पूछा जाता है। तो ये कब मिनिमम डेविएशन मिलता है, तो मिनिमम डेविएशन हमें तब मिलता है जब I1 और I2 की वैल्यू इक्वल होती है, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाता है। बात समझ आ गया। ठीक है, ये रहा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ, यहाँ पर प्रिज्म का फॉर्मूला मैंने लिखा है, सब कुछ डायग्राम बनाया है, डायग्राम को अच्छे से बनाकर आना है। और बाकी ये जो चीज लिखा हुआ है कि PQ क्या है, QR क्या है, ये भी आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा प्रूफ जो मैंने वहां पर बताया है, वही प्रूफ यहाँ भी है। देख सकते हैं डेल्टा एम की वैल्यू क्या होती है जब I1 और I2 इक्वल होता है, मतलब जब मिनिमम डेविएशन तब होगा, यानी मिनिमम विचलन का कोण तब मिलेगा जब हमें आपतित कोण यानी और एंगल ऑफ इमरजेंस यानी इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाए। बाकी आपको ये पूरा का पूरा प्रूफ आपको एग्जाम में आना चाहिए, है ना, इसके लिए ये पूरा प्रूफ।
ठीक, इसके बाद आता है हमारा कम, अच्छा इसके बाद एक आता है हमारा कि अगर अगर लेंस थिन हो, है ना, इफ लेंस इज थिन, इफ प्रिज्म इज थिन, है ना, अगर बात करते हैं अगर प्रिज्म थिन है ना, अगर प्रिज्म काफी थिन है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो म्यू डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, वो म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। ये फॉर्मूला याद रख के जाना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होती है, म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को हमेशा अच्छे से। थिन प्रिज्म के लिए, यानी जब ये थिन प्रिज्म क्या होता है, जब प्रिज्म एंगल ए इज लेस देन 10 डिग्री, है ना, अगर 10 डिग्री है मतलब समझ जाओ हम डेल्टा एम के लिए यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स आता है 1 मार्क्स का ना, तो इस पे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है इस वाले फॉर्मूले पे। बाकी आता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में क्या है, आपको पूरा डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, ये डायग्राम देखना, ऑब्जेक्ट लेंस और ये होता है हमारा आई लेंस कहते हैं इसको, है ना, आई लेंस हो गया। इससे इमेज कैसा बनता है ये याद रखना है। इससे आपसे पूछा जाता है कि फाइनल इमेज जो बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और यानी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। और इसके लिए मैग्नीफाइंग फॉर्मूला का ये हमसे प्रूफ पूछा जाता है कि इसका फाइनल फॉर्मूला क्या क्या होता है। जब इमेज कहाँ बन रहा हो, जब इमेज लिस्ट कहाँ बन रहा हो, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा हो, यानी न्यूनतम दूरी, यानी देखने वाली न्यूनतम दूरी पर बन रही हो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लिखना है। तो ये आपका डायग्राम आता है 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में इसका पूरा पूछा जाता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, यानी टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, जिसको हम एमओ यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और एमई यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। इसकी वैल्यू वी नॉट यू नॉट अपॉन डी अपॉन यू होती है। और फिर जब इमेज कहाँ बन रहा हो, जब फाइनल इमेज आपका बन रहा हो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर, तब आपकी क्या हो जाती है कि यू की वैल्यू माइनस यू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपतित किरण के साइड, यानी जिधर से लाइन आ रही है, जिस साइड से इंसिडेंट लाइट आ रही है, उसके उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वी जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है वो भी जिधर लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इमेज बन रहा है। कैसे, तो देखो सर यहाँ पर कैसे, देखो हमारा जो फाइनल लाइट हमारी इधर चल रही है, ठीक है, और हमारा जो भी चीज बन रहा है यूई कहाँ है, पीछे बन रहा है ना। हम कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम सर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हम पीछे चल रहे हैं ना डिस्टेंस मेजर करने, डी की वैल्यू किधर मेजर कर रहे हैं, पीछे मेजर कर रहे हैं, जबकि हमारा लाइट किधर आ रहा है, लाइट आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, और 1 अपन वी माइनस 1 बाई वी इक्वल यू इक्वल टू 1 अपन एफ होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब कुछ सेम है ना, सब कुछ यहाँ पर सेम रखा है मैंने बताया जो चीज यहाँ पर वही चीज यहाँ भी आपको करना है, और फाइनल फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखकर नोट बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे कि कैसा इमेज बनता है। तो वस्तु का आभासी, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी से, यानी इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी ऐसे बोलते हैं आपको। ठीक है, डायग्राम अच्छे से याद रखना, सब चीज कहाँ कहाँ है। ठीक है, डायग्राम को मैं कह रहा हूँ बार बार लिख कर प्रैक्टिस करो, डायग्राम को पेंसिल से बनाकर प्रैक्टिस करो, और एग्जाम में भी पेंसिल से ही आपको इमेज बनाना है वहां भी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको आप यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। खुद से बिना देखे इमेज बना, यानी ये डायग्राम बनाने की कोशिश करो कॉपी पे, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे इमेज बनना शुरू हो जाएगा, यानी ये डायग्राम आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ इसके बाद जो हमारा पढ़ना है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, और उसके बारे में मैंने जो आपको बताया मॉडल पेपर में वही चीज मैंने यहाँ ही बताया है। यहाँ भी आपसे पूछा जाता है मैग्निफिकेशन का पावर का फॉर्मूला, जो की वैल्यू माइनस एफ अपॉन यू होती है, और जब ये लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैंने मॉडल सेट पढ़ाया होगा, तो आई थिंक सेट नंबर 4 या सेट नंबर 5 का वीडियो देखना, वहां पर मैंने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया था, है ना, कि क्या क्या चीज होती है ये चीज। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर। बाकी आप चाहे तो अपने नोट से भी देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज है, सेम डायग्राम है, सब कुछ है, और आपको भी ये फाइनल एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस। अच्छा, इससे हम क्या, अब इसमें आता है कि हम क्यों जो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं तो उसमें हम मिरर यूज करते हैं लेंस के सिवा, क्यों, क्योंकि मिरर की यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि मिरर को हम बड़ा बना सकते हैं
एज कम्पेयर टू लेंस। क्यों? क्योंकि अगर लेंस को अगर आप बड़ा बनाओगे तो उसका कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम मिरर यूज करते हैं। मिरर को अगर आप साइज बड़ा भी खरीदोगे तो मिरर आपको काफी चीप रेट में मिलता है, मतलब सस्ता बनता है, ठीक है। और जबकि लेंस से क्या होता है, लेंस से आपको जो भी लेंस आप खरीदते होगे, यानी जो आपका आप डीएसएलआर कैमरा यूज करते होगे, उसमें आपको पता होगा कि लेंस कितने महंगे आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बड़े लेंस का यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें नो क्रोमेटिक एब्रिवेशन, यानी कोई रंगीन विपथन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर किसी लेंस से लाइट आती है तो लाइट क्या होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट कलर्स का, है ना, 7 मिक्सचर होता है, और हर लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो क्या होता है, हर वेवलेंथ क्या होता है कि सेम जगह इमेज नहीं बना पाती है। जैसे मान लो अगर ये लेंस है, अगर यहाँ से रेड लाइट आ रहा है ना, अगर रेड लाइट आ रही है तो हो सकता है इमेज यहाँ बनाए, लेकिन अगर इसी की जगह अगर वायलेट रे आएगी तो हो सकता है वो इमेज यहाँ बनाए, वो इमेज यहाँ बनाए। इससे क्या होता है, मान लो अगर ग्रीन आ रही होगी तो हो सकता है ग्रीन अपना इमेज कहाँ बना दे, यहाँ पर बना दे। तो देखोगे कि इमेज इस पॉइंट पर हर रे अपना अलग अलग बनाता है। इस चीज को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन। जबकि मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के केस में चीजें नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे मिरर यूज करोगे तो इमेज क्या बनेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद सभी इमेज एक ही जगह बनती है, यानी रेड भी आएगा तो रेड भी आफ्टर रिफ्लेक्शन करने के बाद इमेज यहीं पर बनाएगा, सबका इमेज एक ही जगह बनेगा, ठीक है। अगर आपका वायलेट आता है तो वायलेट भी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से क्रॉस करेगा और इमेज यहीं पर बनेगा, है ना, इमेज का फिक्स पॉइंट होता है। यानी यहाँ पर हमारा जो क्रोमेटिक एब्रिविएशन होता है वो नहीं होता है, यानी रंगीन विपथन नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो आपको इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। यानी रे ऑप्टिक्स से इनमें से कोई 2 क्वेश्चन कंफर्म है आपका आने वाला है एग्जाम में, तो इस चीजों को अच्छे से कर लेना। ये सारे आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, गेस पेपर भी आप देखे जाओगे मार्केट में जो आया है, तो जाकर पहले गेस पेपर खरीदने के पहले एक बार चेक कर लेना, देखना उसे खोल कर कि क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ है, तो गेस पेपर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई अगर कोई स्टूडेंट खरीदता है तो उसको वो उसका इमेज खींचकर वो चाहे तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर यानी ग्रुप पर आकर वो उसे पोस्ट कर सकता है, ताकि हर लोगों को वो जो भी गेस्ट पेपर है वो उनको पीडीएफ मिल जाए, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप चाहे तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर था, आज कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे। अब हम अगला टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरे मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक में जितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आए हैं उनको हम एक वीडियो में करने वाले हैं जल्दी। तो आजकल में हम आपको जल्दी से बताएंगे उस पर, तब तक के जो लोग हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं।